मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य और विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले पाठ्यक्रम में एमए उत्तरार्ध एमए फाइनल के पहले प्रश्न पत्र, या यूँ कहें कि कुल 5वें प्रश्न पत्र, जिसका नाम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इस प्रश्न पत्र का जो महत्वपूर्ण एक विषय है राजनीतिक विकास, उसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विकास का जो अभिप्राय है, अर्थ है, वो आप सभी को सामान्यतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भली भांति परिचित होना चाहिए कि राजनीतिक विकास किसे कहते हैं। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा से लेकर एमए उत्तरार्ध की कक्षाओं तक ये टॉपिक, यह विषय पढ़ाया जाता रहा है। राजनीतिक विकास आधुनिक युग की एक संकल्पना है। जब 1945 के बाद नए राष्ट्र आज़ाद हुए थे, वो नए राष्ट्रों में नई शासन प्रणालियाँ, नई सरकारें, नई प्रक्रियाएं, नई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नई प्रक्रियाएं जो अस्तित्व में आई थी, उसी को अध्ययन करने के लिए ये राजनीतिक विकास की अवधारणा अस्तित्व में आई है। राजनीतिक विकास से मिलती जुलती अनेक अवधारणा हैं, जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक सामाजिकरण है, राजनीतिक संस्कृतिकरण है आदि। ये चारों अवधारणाएं परस्पर एक दूसरे से सहसंबद्ध है, जिसका अध्ययन एक साथ किया जाना चाहिए। अब हम राजनीतिक विकास की आवश्यकता क्यों हुई, उस विषय पर आ जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक विकास की अवधारणा की आवश्यकता गैर पश्चिमी देशों अर्थात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अनेक एशियाई विकासशील देशों की सरकारों और नई शासन प्रणालियाँ जो भी अस्तित्व में आई थी, या यूँ कहें कि 1945 के बाद विश्व में अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, घाना, लैटिन अमेरिका के अनेक देश, अफ्रीका के अनेक देश हैं। उन नए देशों में नई प्रकार की शासन प्रणालियाँ अस्तित्व में आई थी। इन नई शासन प्रणालियों को या नई सरकारों को या नई प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए एक ऐसे प्रतिमान की या एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता थी, ऐसे पैमाने की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से इन नव स्वतंत्र देशों की सरकारों का या राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सके। इससे पूर्व जो राजनीतिक सरकारों का अध्ययन करने का पैमाना था या सिद्धांत था या प्रतिमान था, वो अलग तरह के थे। संपूर्ण विश्व उस समय दो भागों में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी व्यवस्था, एक साम्यवादी व्यवस्था। तो विश्व के जो एक धड़ा था, विश्व के देशों का एक ग्रुप साम्यवाद का समर्थन करता था, और दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा समूह था, वो पूंजीवाद का समर्थन करता था। तो विश्व के देशों की सरकारों का जो अध्ययन है, वो साम्यवादी दृष्टिकोण से या अमेरिकी दृष्टिकोण से कर लिया जाता था। किंतु 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का नया चार्टर स्थापित हुआ। उसके अंतर्गत नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। उन नए राष्ट्रों का, जिसमें भारत भी शामिल है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, घाना, बहुत सारे ऐसे देश शामिल हैं, जिन देशों में अलग अलग सरकारें अस्तित्व में आई। इन अलग अलग राजनीतिक प्रक्रियाओं का, अलग अलग सरकारों का अध्ययन करने के लिए एक नए प्रतिमान की, एक नए नज़रिए की, एक नए दृष्टिकोण की, एक नए सिद्धांत की आवश्यकता थी, जो इन देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को पढ़ सके, समझ सके और समझा सके। इस प्रक्रिया में अनेक विद्वानों ने इन देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया। जैसे रॉबर्ट कोलमैन ने नाइजीरिया की व्यवस्था का अध्ययन किया, रेगिन्स ने श्रीलंका की,
बिंडर ने पाकिस्तान की, फीत ने इंडोनेशिया की, लुसियन पाई ने बर्मा की, माइनर विनर ने भारत की और डेविड एप्टर ने घाना की राजनीतिक व्यवस्थाओं का या राजनीतिक प्रक्रियाओं का गहनता से अध्ययन किया। इन विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर एक ऐसे सिद्धांत, ऐसे प्रतिमान की आवश्यकता महसूस की गई जिसके माध्यम से इन सभी राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके, प्रतिमान स्थापित किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके, उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। इसलिए ये राजनीतिक विकास की संकल्पना अस्तित्व में आई। राजनीतिक विकास की संकल्पना की पृष्ठभूमि जानने के बाद हम इसका जो अर्थ है वह भी जान लेते हैं। जैसे सामान्यतः राजनीतिक विकास ऐसा जान पड़ता है कि राजनीति का कोई विकास होगा, किंतु विद्यार्थियों को गहनता से समझने के लिए इसका कुछ शब्दों में इसका अर्थ ये है कि राजनीतिक विकास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के पास एक क्षमता है और उस क्षमता के आधार पर वो उस व्यवस्था में, उस देश की परिस्थितियों में सब कुछ करने के लिए उत्तरदायी है। वह राजनीतिक विकास होता है। पुनः सामान्य शब्दों में कहें कि राजनीतिक विकास एक ऐसी अवधारणा है किसी देश के संदर्भ में कि उसमें क्षमता होती है, यानी कि सामर्थ्य होता है, जनता द्वारा चुनी सरकार होती है और उस सामर्थ्य सरकार के आधार पर ही जनता की मांगों को माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है। उस राजनीतिक व्यवस्था ही उस देश का विकास करने के लिए उत्तरदायी होती है, जैसा कि अनेक विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा दी है। राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण, पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालने और उनमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। हंटिंगटन इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक विकास संगठनों और प्रक्रियाओं का संस्थाकरण है। आमंड इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का अभिवृद्ध लौकिकीकरण है। कोलमैन इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक विकास ऐसी क्षमता का नाम है जो व्यवस्था में आने वाली समस्त मांगों का समुचित समाधान करती है। इसमें से हम आमंड की जो परिभाषा है, आमंड जो परिभाषा दी है, उसका पुनः आकलन करके उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आमंड कहता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण है। अब राजनीतिक संरचनाएं क्या होती है? राजनीतिक संरचनाओं का मतलब है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या उस देश के समस्त विभाग जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति वाले कार्य किए जाते हैं। तो राजनीतिक विकास संरचनाओं का यानी कि संस्थाओं का विभिन्नीकरण, यानी कि बहुत मात्रा में संस्थाएं हो, अलग अलग संख्या में अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक संरचना का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। विशेषीकरण का मतलब वो संस्था अपने अपने कार्य में दक्ष हो, विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञों की संस्था हो। आगे आमंड कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अभिवृद्ध लौकिकीकरण है, यानी कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति का मतलब होता है कि उस देश का प्रत्येक नागरिक को राजनीति के बारे में, सरकार के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में, जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है उसके प्रति जागरूक होना राजनीतिक संस्कृति है। तो उस राजनीतिक संस्कृति का अभिवृद्ध लौकिकीकरण, अभिवृद्ध का मतलब होता है बढ़ा हुआ, लौकिकीकरण का मतलब होता है लोगों में आवृत, लोगों में व्याप्त, यानी कि अधिक से अधिक लोग राजनीति के प्रति उन्मुख होना चाहिए, ये आमंड कहते हैं। अब हम अनेक विद्वान हैं, उन विद्वानों ने राजनीतिक विकास को कैसे परिभाषित किया है उस पर हम आते हैं। तो सर्वप्रथम लुसियन पाई को इसका आधिकारिक वक्ता कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट
ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इसकी 3 विशेषताएं बताई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 विशेषता में समता, क्षमता और विभिन्नीकरण है। इन तीनों का अर्थ ही राजनीतिक विकास को परिभाषित करता है। तो राजनीतिक विकास का मतलब हुआ कि किसी देश में उस देश के समस्त नागरिक में समानता होना चाहिए, वो समान रूप से कानून द्वारा संरक्षित हो और समान रूप से राजनीति में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र व संरक्षित हो। ये समानता का अर्थ है। क्षमता का अभिप्राय है राजनीतिक विकास में ऐसी क्षमता होती है, अर्थात जनता की चुनी हुई सरकार हर प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम है। यदि किसी देश में जनता द्वारा मांग उठती है तो उस मांग को सही मांग को का निर्धारण, सही मांग का समाधान करने और अनुचित मांग को दबाने की क्षमता उस व्यवस्था में होती है, तो ही राजनीतिक विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। विभिन्नीकरण का अर्थ ये है कि उस देश में अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कार्य संपादित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका न्याय का कार्य करे, कार्यपालिका विधान संबंधी कार्य करे, व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करे, और भी प्रकार की जो राज्य में संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं अपना अपना कार्य भली भांति करें। लुसियन पाई इस प्रकार से राजनीतिक विकास को समझाते हैं। इसके बाद आमंड पावेल ने भी राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई है। ये विशेषताएं भी लुसियन पाई द्वारा बताई गई विशेषताएं हैं, किंतु उसमें थोड़ा और जोड़ के आमंड पावेल उसको बड़ा बताते हैं। आमंड पावेल के अनुसार पहली जो विशेषता है वो भूमिका विभिन्नीकरण का अर्थ है कि उस राज्य में या उस देश में केवल संरचना ही ना हो, संस्थाएं ना हो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, गृह मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय, जल विभाग, बिजली विभाग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती है, लेकिन उन संस्थाओं का होने मात्र से ही राजनीतिक विकास नहीं होगा, बल्कि उन संस्थाओं में होने वाले, रहने वाले, उपस्थित लोगों की भूमिका होना अनिवार्य है। कार्यपालिका यदि अस्तित्व में तो है किंतु कार्य ही नहीं करे, न्यायपालिका यदि वहाँ है लेकिन वो न्याय ही नहीं करे, तो विभिन्नीकरण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये सोवियत संघ का उदाहरण भी देते हैं कि अनेक साम्यवादी देशों में जो वहाँ की साम्यवादी संस्था है, एक संस्था है, वही ज़्यादातर सारा का सारा काम निष्पादित करती है, बाकी संस्थाएं नाम मात्र की होती है। तो आमंड पावेल उस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि विभिन्नीकरण के अंतर्गत केवल संस्थाओं का होना पर्याप्त नहीं है, उन संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, तभी राजनीतिक विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद वो दूसरी बात करते हैं उपव्यवस्था स्वायत्तता। देखिए लुसियन पाई ने जो बात क्षमता के अंतर्गत कही गई थी, वही बात आमंड पावेल उपव्यवस्था स्वायत्तता की बात करते हैं। उपव्यवस्था स्वायत्तता का अर्थ ये कि उस सरकार को या सरकार के अधीन आने वाली अनेक संस्थाओं को काम करने की आज़ादी होना चाहिए। कोई देश संघीय शासन व्यवस्था वाला है तो वहाँ निश्चित रूप से शक्तियाँ संघ और राज्यों में विभक्त होती है। तो यदि संघ को हम केंद्र मान लें या केंद्रीय व्यवस्था मान लें और राज्य जो है उपव्यवस्था हो गई है, तो किसी राज्य के अंतर्गत आने वाली अनेक संस्थाओं को, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायत हो, राज्य सरकार हो, अनेक प्रकार के मंत्रालय हो, उन सभी मंत्रालयों को स्वायत्तता होना चाहिए, निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी विशेषता आमंड पावेल संस्कृति का लौकिकीकरण बताते हैं। संस्कृति का लौकिकीकरण का अर्थ ये है कि लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से उनका उत्थान हो और वे उस राज्य में समान रूप से राजनीति में अपनी भागीदारी निभाते हों, अर्थात वहाँ की जनता को ये ज्ञात हो कि सरकार किस प्रकार की नीति बना रही है, किस प्रकार की नीति उनके पक्ष में है, किस प्रकार की नीति उनके पक्ष में नहीं है। इस प्रकार की जागरूकता ही संस्कृति का लौकिकीकरण कहलाती है। यदि ये तीनों विशेषताएं होती है
तो उस देश का राजनीतिक विकास होगा, और यही राजनीतिक विकास की संकल्पना है। इसके बाद एक और विचारक हैं जो सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने भी राजनीतिक विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक पुस्तक नहीं, एक निबंध लिखा था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, यानी कि इसका अर्थ कहें हिंदी में राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन। वो इसमें ये बताना चाहते हैं कि राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, राजनीतिक विकास की 4 विशेषताएं हैं: अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता और सहसंबद्धता। देखिए, चारों विशेषताएं भी कहीं न कहीं लुसियन पाई और आमंड पावेल द्वारा बताई गई विशेषताओं के ही इर्द गिर्द हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन की जो पहली विशेषता है अनुकूलता, वो उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में जो है अनेक प्रकार की समस्याएं विद्यमान होती हैं, और उन समस्याओं में सामंजस्य बिठाना उस व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है। तो वो व्यवस्था उन सभी समस्याओं का समाधान करती हो, ऐसी व्यवस्था समाज में विद्यमान होना चाहिए। यही बात पाई ने क्षमता के अंतर्गत कही है। दूसरी विशेषता ये जटिलता की बात करते हैं, तो जो विशेषता विभिन्नीकरण के अंतर्गत बताई गई है आमंड पावेल और लुसियन पाई द्वारा, वो ये जटिलता के अंतर्गत उसको समाहित करते हैं। इनका मानना है कि समाज, राजनीतिक व्यवस्था में या किसी देश में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की जटिलता होना चाहिए, यानी कि संरचना एक ही ना हो, एक व्यक्ति के माध्यम से शासन ना हो, बल्कि शासन की अनेक संरचनाएं हो। शासन के कार्यों का निष्पादन अनेक प्रकार की जटिल संरचनाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। अनेक प्रकार के जो राजनीतिक विभाग हैं वो हों, केंद्र हो, राज्य हो, गृह विभाग हो, सुरक्षा विभाग हो, अनेक प्रकार के विभागों की एक जटिल श्रृंखला होना चाहिए, और उन सभी के कार्यों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ये उनके अनुसार जटिलता का अर्थ है। तीसरी विशेषता स्वायत्तता की बात करते हैं, अर्थात शासन संप्रभु हो, वह किसी का गुलाम ना हो। कोई भी गुलाम या परतंत्र राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता या विकास की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए एक स्वतंत्र राष्ट्र ही, स्वायत्त राष्ट्र ही राजनीतिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। चौथी विशेषता इन्होंने बताई है सहसंबद्धता। सहसंबद्धता का मतलब यही है कि उस देश में जो सरकार है उसके प्रति जनता की जन सहमति होना आवश्यक है, अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जनता द्वारा समर्थित सरकार हो, जनता की लोकप्रिय सरकार हो। ये संबद्धता का अर्थ है। हंटिंगटन ने कहा है कि यदि अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता, जटिलता की जगह सरलता, अधीनता की जगह स्वायत्तता की जगह अधीनता और सहसंबद्धता की जगह असहमति, यदि इन चारों विशेषताओं के विपरीत चीज़ें हुई, यानी कि प्रतिकूलता, सरलता, अधीनता, असहमति हुई, तो राजनीतिक विकास के स्थान पर राजनीतिक पतन हो जाएगा। वह व्यवस्था चरमरा जाएगी और उस देश में अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन की अवधारणा प्रस्तुत की है।